यह है जुजुत्सु काइसेन सीज़न 2 की कहानी जो 2016 से लेकर 2018 तक की टाइमलाइन में सेट है। आज मैं आपको पूरे सीज़न की कहानी समझाने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जब गोजो सिर्फ 16 साल का था। उस वक्त उसके पास वो ताकत नहीं थी जो हमने सीज़न 1 में देखी थी। जैसे कि तब तक उसके पास डोमेन एक्सपेंशन नहीं था, वो रिवर्स कर्स टेक्निक से खुद को ठीक करना नहीं जानता था और इसलिए हॉलो पर्पल जैसी घातक तकनीक भी उसके बस में नहीं थी। फिर भी जुजुत्सु हाई में वो सबसे ताकतवर स्टूडेंट था, अपने क्लासमेट सुगुरु गेटो के साथ। गेटो का बैकग्राउंड पूरी तरह आम था, वो एक नॉन सॉर्सरर परिवार से आता था, लेकिन फिर भी उसे इतिहास की सबसे एडेप्टेबल कर्स टेक्निक मिली थी, कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन। इस ताकत से वो अनगिनत कर्स स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब करके अपनी आर्मी बना सकता था, जिसमें स्पेशल ग्रेड कर्सेस भी शामिल थे। हालांकि इस तकनीक के कुछ नुकसान भी थे, जिनकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझो कि हर बार जब गैटो कोई कर्स निगलता था तो उसे ऐसा लगता था जैसे उल्टी साफ करने वाला गंदा कपड़ा चख लिया हो। फिर भी वो ये सब दो वजहों से करता था। पहली, वो मानता था कि ताकतवर लोगों का फर्ज होता है कि वो कमजोरों की हिफाजत करें, और दूसरा, गोजो के साथ उसकी दोस्ती। चाहे कोई उसके अनुभव को ना समझे, लेकिन गोजो के साथ होने से वो कभी अकेला महसूस नहीं करता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उन्हें एक मिशन पर भेजा गया, एक यंग लड़की को बचाने के लिए जिसका नाम था रिको आमानाई। इस दुनिया में रिको को मारने के लिए कई हत्यारे पीछे पड़े थे, लेकिन ऐसा क्यों? इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास जानना होगा। करीब 1500 साल पहले एक जादूगर पैदा हुई थी, टेंजन, जिसे अमरता की टेक्निक मिली थी। लेकिन ये अमरता आधी अधूरी थी। उसका शरीर तो बूढ़ा होता गया, लेकिन वो मरती नहीं थी। 500 साल बीतने के बाद उसका शरीर एक नॉन ह्यूमन में बदलने लगा। अगर ये बदलाव पूरा हो जाता तो वो पूरी मानवता के लिए खतरा बन जाती। इसलिए हर 500 साल में उसे किसी इंसान के साथ मर्ज करना पड़ता था, ताकि उसका शरीर फिर से यंग हो जाए और वो नियंत्रण में रहे। लेकिन ये मर्ज किसी भी इंसान से नहीं हो सकता था। उसे चाहिए होती थी एक स्टार प्लाज्मा वेसल, एक ऐसी लड़की जिसका डीएनए टेंजन से मेल खाए। 2016 में रिको वही वेसल थी, लेकिन उसके खिलाफ दो ग्रुप काम कर रहे थे। क्यू नाम की ऑर्गेनाइजेशन जो चाहती थी कि टेंजन जबरन म्यूटेट करे और जुजुत्सु समाज को बदले। दूसरी, टाइम वेसल एसोसिएशन, जो टेंजन को भगवान मानते थे। ये लोग नहीं चाहते थे कि उनका भगवान किसी साधारण इंसान से मर्ज हो, इसलिए उन्होंने एक हत्यारे को हायर किया, तोजी फुशिगुरो। तोजी की कहानी भी बहुत दुखद है। वो जेनिन क्लैन का हिस्सा था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसमें जरा भी कर्स एनर्जी नहीं थी, तब उसे खुद की फैमिली ने ही ठुकरा दिया। जेनिनो के लिए यह एक शर्म की बात थी, लेकिन जो वो नहीं समझे वो ये था कि बिना कर्स एनर्जी के भी टोजी को एक अलग आशीर्वाद मिला था, अत्यधिक ताकत, तीव्र इंद्रियां और कर्स देखने की क्षमता। यानी वो इंसानों से भी ताकतवर था और कर्स स्पिरिट से भी। अब टोजी का मिशन था रिको को मर्ज से पहले मार डालना, लेकिन उसके रास्ते में थे गोजो और गैटो, जो जुजुत्सु हाई के सबसे ताकतवर छात्र थे। मिशन शुरू होते ही गैटो ने क्यू के हमले से रिको को बचा लिया और गोजो ने उनके सबसे घातक सोल्जर को हरा दिया। इस जीत से क्यू पूरी तरह टूट गई। इसके बाद प्लान था कि रिको को जुजुत्सु हाई ले जाएं, लेकिन तभी सब गड़बड़ हुआ जब रिको ने कहा कि वो अपने स्कूल फ्रेंड से एक आखिरी बार मिलना चाहती है। यह सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि टेंजन ने आदेश दिया था कि मर्जर के दिन से पहले किसी भी तरह की गतिविधि की इजाज़त है, क्योंकि असल मर्जर अभी 2 दिन दूर था। अब जैसा कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जब रिको अपने स्कूल गई तो वहाँ एक बार फिर उस पर हमला हुआ, लेकिन इस बार हमला काफ़ी सोची समझी योजना के तहत हुआ। हत्यारों को तोजी फुशिगोरो ने भेजा था। तोजी को अच्छी तरह पता था कि अगर गोजो पूरी ताकत में है तो रिको के पास पहुंचना नामुमकिन होगा, इसलिए उसने एक चाल चली। उसने घोषणा की कि जो कोई भी रिको को 2 दिन के अंदर मार देगा उसे 3 करोड़ येन मिलेंगे। इस प्लान की असली चालाकी दो हिस्सों में छुपी थी। पहले तो उसने बिना मेहनत के ढेर सारे हथियारों को अपने लिए काम पर लगा दिया, जिन्हें वो कभी पैसा देने वाला नहीं था, क्योंकि वो हारने वाले ही थे। दूसरा, इस इनामी घोषणा से गोजो इतना परेशान हो गया कि उसने 2 रात तक नींद ही नहीं ली, रिको की सुरक्षा की चिंता में। इसका नतीजा ये हुआ कि मर्जर वाले दिन गोजो पूरी तरह थक चुका था, और जब
इनाम की समय सीमा खत्म हुई तो उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक है, इसीलिए उसने अपनी सुरक्षा ढीली कर दी। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तोजी ने उसी मौके का फायदा उठाया और एक जबरदस्त रणनीतिक लड़ाई के बाद उसने गोजो को मार डाला। उधर जुजुत्सु हाई के नीचे गहराई में रिको मर्जर के लिए तैयार थी, लेकिन ऐन मौके पर उसे एक विकल्प दिया गया। क्या वो सच में अपनी पूरी जिंदगी छोड़कर किसी और के शरीर में समा जाना चाहती है? स्टार प्लाज्मा वेसल बनना आसान नहीं है। यह एक बच्चे से उसकी पूरी जिंदगी छीन लेने जैसा है। शुरू से ही गोजो और गैटो इस बात से खुश नहीं थे और उन्होंने तय किया था कि अगर रिको मना करती है तो वो टेंजन से भी लड़ने को तैयार हैं। रिको, जो भावनात्मक रूप से टूट चुकी थी, उसने आखिरकार यह एक सामान्य जिंदगी जीने का फैसला किया, लेकिन वो पल ज़्यादा देर टिक नहीं पाया क्योंकि तभी तोजी ने फिर से हमला किया और रिको को वहीं मार डाला। हाँ, ये आदमी अपने काम में वाकई मास्टर था। इसके बाद शुरू हुई एक घमासान लड़ाई गैटो और तोजी के बीच। इस लड़ाई के दौरान हमें गैटो की तकनीक की एक कमजोरी भी देखने को मिली। दरअसल तोजी के पास एक बेहद दुर्लभ हथियारों का सेट था जो कर्स टेक्निक को निष्क्रिय कर सकता था, उसकी ताकत बढ़ा सकता था और आत्मा तक को काट सकता था। ये सारे हथियार तोजी ने एक छोटे से कर्स स्पिरिट के अंदर छुपा रखे थे। गैटो को लगा कि वो इस कर्स स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अगर किसी कर्स स्पिरिट का मास्टर जिंदा है तो वो कर्स एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है। इस गलती की वजह से टोजी ने गैटो को बुरी तरह घायल कर दिया और वो सिर्फ इसलिए नहीं मारा गया क्योंकि अगर गैटो मर जाता तो उसके अंदर के सारे कर्स बाहर आ जाते। टोजी इस झंझट से बचना चाहता था, इसलिए वो रिको की लाश लेकर टाइम वेसल एसोसिएशन के पास चला गया। वहाँ उसे अपने काम की पेमेंट मिली और बोनस भी, लेकिन जब वो वहाँ से निकल रहा था तभी उसके सामने आया गोजो सातोरू। टर्न्स आउट मरने के कगार पर पहुंचते ही गोजो ने खुद को बचाने के लिए रिवर्स कर्स्ट टेक्निक सीख ली थी। जल्दी से बता दूं, ये तकनीक निगेटिव कर्स एनर्जी को आपस में मिलाकर पॉजिटिव एनर्जी बनाती है जिससे शरीर को हील किया जा सकता है। गोजो ने इस तकनीक को आखिरी कोशिश के रूप में अपनाया और उसमें सफल हो गया। इस अवेकनिंग की वजह से अब वो एक नई शक्ति के साथ उठा और उसने टोजी को हॉलो पर्पल से खत्म कर दिया। लेकिन मरने से पहले टोजी ने एक चौंकाने वाली बात बताई। 4 साल पहले उसकी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया था, मैगुमी, लेकिन उसकी बीवी की मौत हो गई थी और टोजी खुद बिखर गया था। पैसों की तंगी में उसने एक सौदा किया, मैगुमी को जेनिन क्लैन को बेच दिया। डील ये थी कि जब भी मैगुमी की कर्स टेक्निक प्रकट होगी उसे जेनिन क्लैन को सौंप दिया जाएगा, लेकिन टोजी जानता था कि वो जगह उसके बेटे के लिए नर्क जैसी होगी, इसलिए मरने से पहले उसने गोजो को ये बात बताई। उम्मीद थी कि शायद गोजो कुछ करे। अब कहानी वापस आती है गैटो पर। बेहोशी से उठने के बाद वो भी टाइम वेसल एसोसिएशन पहुंचा, जहां लोग रिको की मौत का जश्न मना रहे थे। गोजो उस पल पूरी भीड़ को मार देना चाहता था, लेकिन गैटो ने उसे रोका। कहा कि इन कमजोरों को मारना उसकी उस सोच के खिलाफ है जिसमें कहा गया था कि सॉर्सरर को कमजोर की रक्षा करनी चाहिए। हालांकि इस मिशन ने उसकी सोच और जिंदगी दोनों को पूरी तरह बदल कर रख दिया था। अब जब गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक सीख कर उससे ज़्यादा ताकतवर बन गया था तो दोनों की टीम खत्म हो गई। गोजो अब अकेले मिशन करता था और गैटो को छोड़ दिया गया कमजोर मिशन के लिए। धीरे धीरे गैटो की मानसिक स्थिति बुरी तरह बिगड़ने लगी। ज़्यादातर दिनों में वो अकेला रहता था, कर्सेस को निगलता हुआ, और खुद से ये सवाल करने लगा कि वो ये सब कर ही क्यों रहा है। शुरुआत में उसका मकसद था गैर सॉर्सरर्स की रक्षा करना, लेकिन अब अनुभव ने उसे सिखा दिया कि इन लोगों में से कई इस सुरक्षा के लायक ही नहीं हैं। उसी मानसिक बर्बादी की हालत में 2007 में उसका सामना हुआ यूकी सुकुमो से, जो उस वक्त गोजो के बाद सबसे ताकतवर सॉर्सरर मानी जाती थी। यूकी का सपना था एक ऐसी दुनिया बनाना जहां कोई कस्ट स्पिरिट ना हो। अगर आपने मेरा जुजुत्सु काइसन सीजन 1 का वीडियो देखा है तो आप जानते हैं कि कस्ट स्पिरिट्स असल में साधारण लोगों से लीक हुई कस्ट एनर्जी से पैदा होते हैं। इसलिए यूकी ने एक थ्योरी रखी कि अगर दुनिया से कस्ट एनर्जी को पूरी तरह हटा दिया जाए तो स्पिरिट्स पैदा ही नहीं होंगे, या फिर इंसानों को कस्ट एनर्जी को कंट्रोल करना सिखाया जाए ताकि लीक ही ना हो। इस बातचीत के दौरान गैटो के दिमाग में एक तीसरा रास्ता आया, सभी नॉन सॉर्सरर्स को ही खत्म कर दो। यूकी ने भी माना कि ये तरीका शायद बाकी सबसे आसान हो। एक साइड नोट,
यूकी ने भी बताया कि भले ही रिको का मर्जर नहीं हुआ, टेंजन इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं बना जैसे कि पहले डर था। इस मुलाकात के कुछ समय बाद जुजुत्सु हाई के एक स्टूडेंट यू हाइबारा की एक मिशन में मौत हो गई। नानामी किसी तरह बचकर निकला। इस घटना ने फिर से गैटो को झकझोर दिया। क्या ये सब दर्द और बलिदान सिर्फ नॉन सॉर्सरर्स की रक्षा के लिए वाकई में जरूरी है? सितंबर 2007 में गैटो का सब्र टूट गया। उसने एक पूरे गांव के सभी नॉन सॉर्सरर्स की हत्या कर दी, सिर्फ 2 छोटी लड़कियों को छोड़कर जो कर्स्ड स्पिरिट्स को देख सकती थी। इसके बाद गैटो ने उन दोनों को अपनी बेटियों की तरह पाला और जुजुत्सु हाई से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। जब गोजो ने उससे इस बारे में सामना किया, गैटो ने अपना सपना बताया, एक ऐसी दुनिया बनाना जहां सिर्फ सॉर्सरर्स ही मौजूद हों। उसे यकीन था कि ये मुमकिन है क्योंकि गोजो खुद इतना ताकतवर है कि अगर वो चाहे तो नॉन सॉर्सरर्स को मिटा सकता है। मतलब साफ था, अगर गैटो भी गोजो जितना ताकतवर बन जाए तो ये सपना हकीकत में बदला जा सकता था। इसी सोच के साथ दोनों दोस्तों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। गोजो ने इसके बाद तोजी द्वारा जनिन क्लैन में की गई डील को रद्द किया और मैगुमी व उसकी सौतेली बहन की देखभाल का इंतजाम किया। उसका प्लान था मैगुमी को एक मजबूत सहयोगी बनाना। उधर गैटो ने ताकत के दम पर टाइम वेसल एसोसिएशन को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। इससे उसे भारी आर्थिक संसाधन मिले और आने वाले सालों में उसकी एक ऐसी अनुयायी जुटाए जो उसकी सोच से सहमत थे। 2017 में गैटो और उसके अनुयायियों ने नॉन सॉर्सरर्स को खत्म करने की दिशा में पहला कदम उठाया। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका अंजाम क्या हुआ तो मैं जुजुत्सु काइसन मूवी देखने की सिफारिश करूंगा। बाकी सभी के लिए अब 10 महीने आगे बढ़ते हैं, जब गोजो ने अपने स्टूडेंट्स को एक मिशन पर भेजा। अगर भूल गए तो सीजन 1 के अंत में गोजो को शक हुआ था कि जुजुत्सु हाई में कोई गद्दार है क्योंकि माइटो का ग्रुप अंदरूनी जानकारी का फायदा ले रहा था। जांच के बाद सबसे बड़ा संदिग्ध निकला मैकामारू, जिसका असली नाम था कोकीची मूता। हमने पहली बार उसे गुडविल इवेंट में देखा था। तब मैकामारू ने बताया कि उसका शरीर हमेशा दर्द में रहता था, वो अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकता और उसकी त्वचा इतनी संवेदनशील है कि रोशनी से भी जलन होती है, इसलिए उसका असली शरीर कभी बेस से बाहर नहीं निकलता। लेकिन उसकी कश टेक्निक उसे पपेट्स के जरिए दूर से बात करने की ताकत देती है। मेगुमी की क्लास को मैकामारू से कुछ सवाल पूछने भेजा गया, लेकिन जब वो पहुंचे तो पता चला कि उन्हें एक झूठी लोकेशन पर भेजा गया था। यानी मैकामारू कुछ छुपा रहा था। असल में उसी समय उसके बेस पर गैटो और मोइटो पहुंचे। यहाँ सच्चाई सामने आई। कुछ महीनों पहले इन तीनों ने एक बाइंडिंग वॉव किया था, जो 2 सॉर्सरर्स के बीच का अटूट करार होता है। डील ये थी कि कोकीची अपने पपेट से गैटो गैंग के लिए जानकारी जुटाए, इसलिए सीजन 1 में माइटो और बाकी को गोजो की हर मूव का पता चल जाता था। बदले में माइटो उसके उसे पूरी तरह ठीक करने वाला था, जो सिर्फ वही कर सकता था। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोकीची एक हेवनली रिस्ट्रिक्शन के साथ पैदा हुआ था, इसलिए उसे रिवर्स कर्स टेक्निक से ठीक नहीं किया जा सकता था, वरना स्कूल ने अब तक कर ही दिया होता। माहितो बाकियों से अलग है क्योंकि उसकी टेक्निक उसे आत्मा को बदलने की शक्ति देती है। सिर्फ एक स्पर्श से ही उसने मैकामारू को शारीरिक रूप से पूरी तरह ठीक कर दिया, जैसे वो अपनी जिंदगी के चरम रूप में पहुंच गया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर माहितो ने उसे ठीक कर दिया तो फिर दोनों ने एक दूसरे को मारने की कोशिश क्यों की? इसका जवाब छुपा है कोकीची मैकामारू की सोच में। बाकी इंसानों की तरह जो माहितो के साथ मिल चुके थे, कोकीची कभी भी बुरा इंसान नहीं था। उसने खुलकर कहा था कि वो माहितो को गंदगी समझता है। उसके लिए सबसे ज़रूरी बात सिर्फ ये थी कि वो ठीक हो जाए, ताकि अपने दोस्तों से मिल सके, खासकर मीवा से। इसका मतलब था कि बाइंडिंग वाव सिर्फ एक सौदा था। जैसे ही माहितो ने उसे ठीक किया, वादा पूरा हो गया और दोनों पक्ष अब आज़ाद थे, जो चाहे वो कर सकते थे। एक आदर्श दुनिया में मैकामारू को उसी वक्त भाग जाना चाहिए था ताकि वो गोजो को दुश्मनों की साजिश के बारे में बता सके, लेकिन गैटो ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। उसने पूरे इलाके को एक बैरियर से घेर लिया। बैरियर कस्ट एनर्जी से बनी होती है जो लोगों को अंदर आने या बाहर जाने से रोक सकती है। इस बैरियर की वजह से कोकीची के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसे वहीं रुककर लड़ना पड़ा। हालात और बिगड़ गए क्योंकि वो मदद भी नहीं बुला सकता था, क्योंकि बैरियर सिग्नल को भी ब्लॉक कर देता था।
अब अकेले में मेकामारू का एक स्पेशल ग्रेड कर्स और एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर से जीत पाना नामुमकिन था। यहाँ तक कि गेटो को इतना भी खतरा महसूस नहीं हुआ कि वो खुद लड़े। उसने बस माहितो को खेलने दिया। फिर कोकिची की रणनीति ने माहितो को थोड़ी देर तक उलझा कर रखा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, गेटो ने जब चाहे तब कई और स्पेशल ग्रेड कर्सेस को बुला सकता था। वो सिर्फ इसलिए शांत रहा ताकि लगे कि मेकामारू के पास मौका है। असलियत में वो कभी बच नहीं सकता था, और जब माहितो ने उसे मार दिया तो खुद माना कि लड़ाई जितनी खतरनाक दिख रही थी असल में उतनी थी नहीं। अब जब मेकामारू मर चुका था तो कोई नहीं बचा था जो इनकी योजना को बिगाड़ सके। अब मैं जल्दी से समझा देता हूँ कि उनकी योजना क्या थी। सीज़न 1 में हमने जाना था कि माहितो और उसके ग्रुप का सपना है कर्सेस इंसानों की जगह ले लें और दुनिया की सबसे प्रमुख प्रजाति बन जाए। लेकिन ये तभी मुमकिन था जब सातोरू गोजो को हटाया जाए, क्योंकि जब तक वो कर्सेस कभी नहीं जीत सकते। शुरू में जोगो को यकीन नहीं था, इसलिए उसने खुद गोजो को मारने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह हार गया। इस हार के बाद उन्होंने समझा कि गोजो को मारना नामुमकिन है। तभी गैटो ने एक और रास्ता सुझाया, गोजो को मारो मत, उसे सील कर दो। गैटो के पास एक अद्भुत वस्तु थी, प्रिजन रेल्म, जो किसी को भी हमेशा के लिए कैद कर सकती है। बस दो शर्तें पूरी करनी होती हैं, जिन पर हम बाद में आएंगे। फिलहाल बस इतना जान लीजिए कि प्रिजन रेल्म को काम करने के लिए गोजो को अलग करना, ध्यान भटकाना और उसकी ताकत सीमित करना जरूरी था। यही सब होता है 31 अक्टूबर की रात शिबुया में। हजारों लोग हैलोवीन मनाने के लिए वहां मौजूद थे, और ठीक शाम 7 बजे माइटो का ग्रुप एक विशाल बैरियर लगाता है जो सभी नागरिकों को अंदर फंसा देता है। इस बैरियर का एक असर था, फोन सिग्नल भी ब्लॉक हो जाते हैं। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया, क्योंकि बैरियर नॉन सॉर्सरर्स को दिखता ही नहीं। लेकिन थोड़ी देर में लोगों को एहसास हुआ कि वे ना तो बाहर जा सकते हैं, ना ही मदद मांग सकते हैं। फिर एक अजनबी ने यह खबर फैलाई कि बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, सातोरू गोजो को शिबुया बुलाओ। लोगों को नहीं पता था गोजो कौन है, पर बाहर निकलने की उम्मीद में उन्होंने बैरियर के पास पास जाकर उसका नाम चिल्लाना शुरू कर दिया। आज जुजुत्सु हाई को ये खबर मिली तो हायर अप्स ने गोजो को कहा, तुम खुद ही जाकर मामला संभालो। और रात 8:31 पे गोजो वहां पहुंचता है। इस बैरियर की खास बात यह थी कि सिर्फ नॉन सॉर्सरर्स फंसे हुए थे, जबकि सॉर्सरर्स अंदर बाहर आ जा सकते थे। इस बीच जुजुत्सु हेडक्वार्टर ने बाहर 4 टीमें भेजी, जिनका मिशन था अभी कुछ मत करना। 7 मिनट बाद गोजो को पता चलता है कि विलेन ने शिबुया ट्रेन स्टेशन में एक और बैरियर लगा दिया है। ये बैरियर भी नॉन सॉर्सरर्स को फंसा रहा था, खास तौर पर ट्रेन प्लेटफॉर्म के आसपास। इसका मतलब था कि अगर गोजो नीचे जाता तो चारों तरफ आम लोग उसे घिर जाता, जिससे वो ना रेड, ना ब्लू और ना ही हॉलो पर्पल का इस्तेमाल कर सकता था। ऊपर से वो डोमेन एक्सपेंशन भी नहीं कर सकता था, क्योंकि जो अंदर आता मरता और जो बाहर रहता उसकी मौत बैरियर के दबाव से तय थी। सीधे शब्दों में कहें तो ये नया बैरियर एक ट्रैप था गोजो की ताकत सीमित करने के लिए, और ये जानते हुए भी गोजो नीचे गया नागरिकों की रक्षा के लिए। रात 8:40 इसके बाद गोजो का सामना हुआ जोगो, हानामी और चोसो से, जो उसके सामने ही आम इंसानों को मारना शुरू कर देते हैं। इसका मकसद था गोजो का ध्यान भटकाना। वो चाहते थे कि गोजो सिर्फ लोगों की जान बचाने और कर्सेस से लड़ने में ही उलझा रहे। अगर वो ऐसा कम से कम 20 मिनट तक कर पाए तो गैटो ने वादा किया था कि बाकी सब कुछ वो संभाल लेगा। लेकिन आधे घंटे से भी ज़्यादा वक्त बीत गया और गैटो अब तक नहीं आया था। इस दौरान गोजो ने हानामी को मार डाला, और जोगो खुद बहुत तनाव में आ चुका था। वो बस भीड़ में छिपकर भागने से ही बच पाया। अब सवाल उठता है, गैटो अब तक क्यों नहीं आया? उसकी सोच थी कि गोजो अभी भी काफ़ी शांत है, मतलब अभी वो पूरी तरह थका या डरा नहीं था। लेकिन ये सब बदलने लगा जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। इस ट्रेन में था माइतो, और साथ में थे हजारों ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस, यानी वो आम लोग जिन्हें माइतो ने अपनी तकनीक से राक्षसों में बदल दिया था। अब जो अराजकता फैलती है, उसमें दर्जनों आम लोग इन राक्षसों के हाथों मारे जाते हैं। गोजो अब एक मुश्किल स्थिति में फंस गया था। एक तरफ वो अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज़ कर सकता था, जिससे वो आसानी से माहितो, जोगो और बाकी कर्सेस को मार सकता था। लेकिन ऐसा करने से उसे आसपास मौजूद सारे आम इंसानों को भी मारना पड़ता, और गोजो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए सातोरू गोजो
को क्रिएटिव पड़ा और पहली बार उसने अपना डोमेन सिर्फ 0.2 सेकंड के लिए फैलाया। आप जानते हैं कि गोजो का इन्फिनिट वॉइड दिमाग में अनंत जानकारी भर देता है, लेकिन इतनी छोटी डोमेन में लोगों के दिमाग में सिर्फ 6 महीने तक की जानकारी गई। इससे सारे इंसान कुछ समय के लिए पैरालाइज हो गए, पर कोई स्थायी नुकसान नहीं हुआ। गोजो को डर था कि कर्सिस कभी भी होश में आ सकते हैं, इसलिए वो उनसे भिड़ने की जगह पूरी ताकत से ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को मारने में लग गया। 5 मिनट तक गोजो ने लगातार 1 सेकंड में 3-4 राक्षस मार दिए, यानी सैकड़ों का सफाया कर दिया। अब इतनी ताकत झोंकने के बाद कोई ये नहीं कह सकता था कि वो शांत था, और यही सही मौका था गैटो के लिए प्रिजन रेल्म का इस्तेमाल करने का। जैसे कि पहले बताया था, इस प्रिजन रेल्म को काम करने के लिए 2 शर्तें होती हैं। टारगेट प्रिजन रेल्म से 4 मीटर के अंदर होना चाहिए, और दूसरा टारगेट वो को वहाँ पे 1 मिनट तक रहना चाहिए, यानी उसके दिमाग में 60 सेकंड की जानकारी भरनी चाहिए। इसलिए जैसे ही गैटो ने प्रिजन रेल्म गोजो के पास फेंका, उसने खुद मंच पर आकर अपनी उपस्थिति दिखाई। याद कीजिए, पिछली बार गोजो और गैटो आमने सामने जुजुत्सु काइसन मूवी के दौरान आए थे, जब गोजो ने उसे मार डाला था। तो अब गैटो को जिंदा देखकर गोजो स्तब्ध रह गया, और सिर्फ हैरानी ही नहीं, गोजो के दिमाग में सालों की यादें उमड़ पड़ी। इतनी यादों उसे 1 मिनट की शर्त से कहीं ज़्यादा थी, और इसी वजह से प्रिजन रेल्म ने उसे पूरी तरह कैद कर लिया। गोजो अब फंस चुका था एक स्पेशल ग्रेड वस्तु में हमेशा के लिए। दिलचस्प बात यह है कि गोजो की सील होने से ठीक पहले हमें एक बहुत ज़रूरी जानकारी मिलती है। गैटो अभी तक जिंदा कैसे था? असल में जब गोजो ने अपने सबसे अच्छे दोस्त गैटो को मारा, तो उसने उसका शरीर जुजुत्सु हाई के डॉक्टर शोको को नहीं सौंपा। याद हो, शोको उनकी 2006 की क्लासमेट थी। तो एक थ्योरी ये है कि गोजो ने करुणा दिखाते हुए उसे अपने दोस्त की लाश से जूझने से बचाना चाहा। दूसरी थ्योरी ये है कि गोजो नहीं चाहता था कि गैटो का शव काटा छाटा जाए। जो भी हो, गैटो की बॉडी को कभी जलाया नहीं गया, और यहीं से मौका मिला किसी और को उसका शरीर चुराने का। अब मज़ेदार बात यह है कि जिस इंसान ने ये किया, हम उसे पहले से जानते थे। अगर आपने मेरे पहले सीजन का वीडियो देखा है, तो आप पहचानते होंगे एक जादूगर नोरोतोशी कामो को, जो एक पागल साइंटिस्ट था और जिसने आधा इंसान आधा कज्ड हाइब्रिड बनाए थे। नोरिटोशी की एक कज्ड टेक्निक थी दिमाग की अदला बदली करके किसी और के शरीर पर कब्जा करना। इस तकनीक का इस्तेमाल करके उसने गैटो का शरीर हथिया लिया, और साथ ही कज्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन की ताकत भी पाई, जो उसकी आगे की प्लानिंग के लिए ज़रूरी थी। अब जब ये सब हो रहा था, 4 टीमों में से एक टीम पहले ही गोजो की लोकेशन की तरफ बढ़ रही थी। इस टीम में थे ग्रेड 1 सॉर्सरर में उसका छोटा भाई उई उई, और तीसरे नंबर पर यूजी, जो थोड़ा एक्स्ट्रा सीट लगा रहा था। बाकी टीमों को जहां कुछ ना करने का ऑर्डर था, मे की टीम पहले से ही कर्सेस और ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन से लड़ रही थी, एक जगह पर जिसे कहते हैं मीजी श्राइन स्टेशन। मीजी श्राइन शिबुया से एक स्टेशन दूर है, और यहाँ माइटो ट्रेन में चढ़ने से पहले था। तब से मे की टीम उसी दिशा में भाग रही थी, लेकिन तभी गोजो की सील होते ही यूजी को मेकामारू से संपर्क मिला। मेकामारू ने तकनीक और जादू को मिलाकर एक प्रोग्राम पहले से तैयार कर रखा था, जो गोजो के सील होते ही एक्टिवेट हो जाता। इस प्रोग्राम का नतीजा थे एआई जैसे रोबोट्स, जिन्हें मेकामारू की यादें और थोड़े वक्त के लिए बातचीत करने की क्षमता थी। यूजी और बाकी टीम को ये समझाने के बाद वो उनका दोस्त है मेकामारू ने बताया कि अब शिबुया स्टेशन के चारों ओर एक नई बैरियर बना दी गई है। ये बैरियर इतना ताकतवर था कि कोई भी सॉर्सरर अंदर नहीं जा सकता था, यानी कि मे की टीम को गोजो तक पहुंचना अब नामुमकिन था। इसी वजह से यूजी को ऊपर सतह पर लौटना पड़ा, क्योंकि उसका मिशन था इस बैरियर को तोड़ना और एलाइज इकट्ठा करना। इस बीच शिबुया स्टेशन के अंदर विलेन आपस में बहस कर रहे होते हैं कि आगे क्या करना है। जोगो की सोच थी कि अगर वो दुनिया को कर्सेस के काबिल बनाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि सुकुना को दोबारा जिंदा किया जाए। वो मानता था कि सुकुना इतना खतरनाक और अराजक है कि अगर उसने यूजी का शरीर पूरी तरह ले लिया, तो आधुनिक सभ्यता का अंत तय है। दूसरी ओर माहितो और चोसो दोनों यूजी को मारना चाहते थे। माहितो का मानना था कि कर्सेस के बिना भी वो इंसानों को गिरा सकते हैं, तो यूजी बचे या ना बचे उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी पिछली भिड़ंत की वजह से वो उसे मारने को उतावला था। वहीं चोसो
यूजी को मारकर अपने भाइयों की मौत का बदला लेना चाहता था, जिन्हें पिछले सीजन में गोजो के छात्रों ने मार गिराया था। आखिरकार किसी सहमति पर ना पहुंचने के कारण तीनों विलेन अलग-अलग दिशाओं में यूजी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। जो पहले उसे ढूंढेगा वही उसके भाग्य का फैसला करेगा। यूजी अब तक इनो और मैगुमी के साथ मिल चुका था और उनका टारगेट था वो बैरियर तोड़ना जो सॉर्सरर्स को ब्लॉक कर रहा था। अब इस बैरियर की एनर्जी आ रही थी तीन टेलिस्मेंस से, जिन्हें ग्रैनी ओगामी और जीरो अवाशाका ने प्रोजेक्ट किया हुआ था। ये दोनों 1980s के जुजुत्सु की मदद से क्राइम करते थे, लेकिन जब गोजो जैसे सबसे खतरनाक सॉर्सरर का जन्म हुआ तो इन्हें छिप कर जीना पड़ा, क्योंकि अब वो उसका सामना नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने हाथ मिलाए गैटो उर्फ नोरिटोशी कामो से, क्योंकि गोजो के सील हो जाने पर वो फिर से आज़ादी से अपने अपराधों को अंजाम दे सकते थे। लेकिन शुक्र है मैगुमी की ज़बरदस्त बैटल आईक्यू का, जिसके चलते उन्होंने यूजी के साथ मिलकर जीरो को हरा दिया। भले ही उसका कर्स्ड टेक्निक बहुत पेचीदा थी। इस जीत के साथ तीनों टेलिस्मेंस टूट गए और रात 10:04 पर बैरियर हट गया, यानी सॉर्सरर्स अब शिबुया में दाखिल हो सकते थे। ये एक बड़ी जीत हो सकती थी, लेकिन इस पल की खुशी तब फीकी पड़ गई जब इनो लगभग मारा गया। ग्रैनी ओगामी की टेक्निक से वो किसी मृत इंसान का रूप धारण कर सकती थी। इस बार उसने अपने पोते को तोजी जेनिन का रूप दिया, जिससे उसे टोजी की सारी शक्तियां मिल गई। टोजी की ताकत मिलते ही उसने इनो को बुरी तरह पीटा और इमारत से नीचे फेंक दिया। इनो के गिरते ही सॉर्सरर्स को अपनी रणनीति फिर से सोचनी पड़ी। मैगुमी मदद लाने के लिए इनो के पीछे गया और यूजी अकेला शिबुया स्टेशन की ओर निकल पड़ा। ये दुर्भाग्य की बात है कि जैसे ही यूजी शिबुया स्टेशन पहुंचा, चोसो पहले से वहीं था और तुरंत उनकी जानलेवा लड़ाई शुरू हो गई। चोसो की कष्ट टेक्निक है ब्लड मैनिपुलेशन, जो आपने शायद पहले क्योटो स्कूल के नोरिटोशी में भी देखी होगी, मगर इन दोनों में एक बड़ा फर्क है। चोसो आधा इंसान और आधा कष्ट स्पिरिट है, इसलिए जब तक उसके अंदर कष्ट एनर्जी है वो अनंत मात्रा में खून बना सकता है। इसका मतलब है कि वो और ज़्यादा जोखिम वाले अटैक कर सकता है, जो नोरिटोशी नहीं कर सकता। साथ ही चोसो स्वाभाविक रूप से ज़्यादा टैलेंटेड सॉर्सरर है। यूजी के साथ उसकी फाइट में वो बहुत जल्दी उसके मूव्स को समझ गया और काउंटर करने लगा। आखिरकार उसने यूजी को बेहोश कर दिया और उसके पास उसे मारने का पूरा मौका था, मगर आखिरी पल में उसे एक अजीब एहसास हुआ। चोसो की तकनीक का एक साइड इफेक्ट है, वो तुरंत जान सकता है जब उसका कोई भाई मरता है। यूजी की हालत मौत के करीब थी, तो चोसो को वही दर्द महसूस हुआ जैसे कोई उसका भाई मर रहा हो। इसका मतलब था कि किसी तरह यूजी उसका छोटा भाई है। हालांकि उसे ये समझ नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है और कंफ्यूज होकर वो चिल्लाता हुआ वहां से भाग गया। जैसे ही चूसो गया, यूजी का शरीर मिला दो जुड़वा सॉर्सरर्स को, मिमिको और नानाको। ये दोनों गैटो द्वारा पाली गई ट्विंस हैं, पर उन्हें पहले हम बात करते हैं नानामी की, जो गोजो को बचाने के मिशन पर था। मैकामारू की मदद से उन्हें पता चल चुका था कि प्रिजन रेल्म अभी भी स्टेशन पर मौजूद है। नानामी के साथ थे माकी और नाओया जैनिन, ग्रेड 1 सॉर्सरर और जैनिन क्लैन के वर्तमान मुखिया। नाओया वही इंसान है जिसने मैगुमी को खरीदने का सौदा किया था, इसलिए वो गोजो से नफरत करता था। फिर भी इस मिशन पर वो उनका साथ था। रास्ते में उन्हें सामना करना पड़ा एक स्पेशल ग्रेट कर्स से। डेगन, जो माहितो के ग्रुप के 4 में सबसे कमजोर था, मगर मानवता के प्रति उसकी नफरत और हानामी की मौत का गुस्सा उससे उसकी सच्ची फॉर्म में बदलने का ट्रिगर बन गया। अब वो इतना ताकतवर हो गया था कि अकेले ही पूरी टीम को झेल सकता था। सॉर्सरर्स ने पूरी कोशिश की कि डेगन अपना डोमेन ना खोल पाए, खासकर नौया कि प्रोजेक्शन सॉर्सरी ने काफ़ी रुकावट डाली। इस तकनीक में नाओया को 1 सेकंड में 24 यूनिक मूव्स सोचने होते हैं, जो वो अपने दिमाग में इमेजिन करता है और वो सब मूव्स हकीकत में घट जाते हैं। अगर वो किसी दुश्मन को छू ले, तो दुश्मन को भी वो 24 मूव्स दोहराने होते हैं, वरना वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज़ हो जाता है। फिर भी आखिरकार डेगन ने डोमेन खोल ही दिया, लेकिन तभी मैगुमी ने भी अपना डोमेन खोल दिया। हालांकि वो जीतने के लिए नहीं लड़ रहा था,
उसने डेगन के बैरियर के किनारे एक छेद बनाने के लिए डोमेन खोला ताकि सॉर्सरर भाग सके, मगर वो छेद ज़्यादा देर तक नहीं खुल सका। भागने से पहले टोजी अचानक डेगन के डोमेन में दाखिल हो गया। कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए ग्रैनी ओगामी की तकनीक से उसका पोता तोजी का रूप और ताकत हासिल करता है, लेकिन तोजी की बॉडी में कस्ट एनर्जी ही नहीं थी, इसलिए तकनीक में गड़बड़ी हो गई। पहली गड़बड़ी, पोते की आत्मा गायब हो गई और तोजी के शुद्ध लड़ाई वाले इंस्टिंक्ट्स हावी हो गए। अब वो बस सबसे ताकतवर व्यक्ति से लड़ना चाहता था। दूसरी गड़बड़ी, कोई टाइम लिमिट नहीं थी क्योंकि कस्ट एनर्जी का कोई रोल नहीं था, तो वो तब तक लड़ सकता था जब तक कोई उसे हरा ना दे। तोजी, जो अब एक बेकाबू लड़ाई मशीन बन चुका था, उसने डेगन को चुटकियों में खत्म कर दिया। इसके बाद उसकी नज़र पड़ी मैगुमी पर। इसलिए नहीं क्योंकि वो उसका बेटा था, बल्कि क्योंकि मैगुमी अगला ताकतवर टारगेट था। नानामी और नाओया अब तक बुरी तरह घायल थे, इसलिए टोजी ने उन्हें इग्नोर कर दिया और मैगुमी को स्टेशन से बाहर घसीट कर ले गया। इसी दौरान जोगो वहां पहुंच गया और डेगन की मौत का बदला लेने के लिए माकी और दोनों ग्रेड वन सॉर्सरर्स को आग में भून दिया। वो शायद नाओया को भी दोबारा जलाने वाला था, मगर तभी उसने सुकुना की उपस्थिति महसूस की। असल में उसने सुकुना की उंगली की एनर्जी को महसूस किया क्योंकि मिमिको और नानाको ने यूजी को एक उंगली खिला दी थी। उनका मकसद था सुकुना से मदद मांगना ताकि वो नकली गैटो को मार दे और उन्हें अपने मास्टर का शरीर वापस मिल जाए। मगर जैसे ही यूजी ने उंगली खाई, जोगो भी वहां आ गया, साथ में सुकुना की 10 और उंगलियां लेकर। इनमें से कई उंगलियां जुजुत्सु हाई से चोरी की गई थीं। जोगो ने सारी उंगलियां यूजी को खिला दी और सुकुना ने कुछ समय के लिए उसका कंट्रोल ले लिया। सुकुना ने मिमिको और नानाको को सीधे काट कर मार डाला क्योंकि उन्होंने मोल भाव करने की कोशिश की थी। जोगो के लिए सुकुना ने थोड़ा रहम दिखाई क्योंकि जोगो ने उससे कोई मांग नहीं की, बल्कि सिर्फ एक सुझाव दिया, अगर तुम चाहो तो यूजी पर स्थायी कंट्रोल ले सकते हो, बस एक बाइंडिंग वॉव बना लो। मगर जोगो को नहीं पता था कि पिछले सीजन में ही यूजी और सुकुना के बीच एक बाइंडिंग वॉव हो चुका था, जो सुकुना को जब चाहे तब कंट्रोल लेने की आज़ादी देता है। इसलिए सुकुना ने जोगो को ऑफर ठुकरा दिया, लेकिन शुक्र के तौर पर एक डील दी। अगर तुम मुझ पर एक भी वार कर पाए तो मैं शिबुया के हर इंसान का कत्लेआम कर दूंगा, सिर्फ एक को छोड़कर। जो इसके बाद हुआ वो किसी प्राकृतिक आपदा से कम नहीं था। जोगो ने लिटरली पूरे शिबुया को पिघला दिया, चीर फाड़ दिया, सिर्फ सुकना को एक बार छूने के लिए। इस तबाही के दौरान उसने अपनी हर टेक्निक का इस्तेमाल किया, एक को छोड़कर डोमेन एक्सपेंशन। पिछली बार गोजो से हारने के बाद उसके मन में एक प्रकार का डर बैठ गया था, लेकिन इस बार भी उसका हर वार बेकार गया और जब सुकुना ने अपनी खुद की फ्लेम टेक्निक का यूज़ किया, तब ये लड़ाई खत्म ही समझो। ये टेक्निक सीजन 2 में प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं की गई, लेकिन सुकुना के कहने से इतना क्लियर था कि ये ऐसी पावर थी जो पहले भी काफ़ी बार यूज़ कर चुका था। शायद इसीलिए उसने सोचा कि सब जानते होंगे। जोगो को जलाकर राख करने के बाद सुकुना ने एक अजीब सा डिस्टरबेंस महसूस किया। कुछ तो गलत था मैगुमी के साथ। अब समझने के लिए चलते हैं थोड़ा पीछे, मैगुमी और टोजी के बीच वाली लड़ाई पर। यह टोजी ने अपने बेटे का पीछा करते हुए उस पर कई बार जानलेवा वार किया, तब भी उन दोनों ने एक दूसरे को पहचाना नहीं क्योंकि तोजी जिंदगी भर एक एब्सेंट फादर था। लेकिन अंत में जब तोजी ने पहचाना कि मैगुमी उसका बेटा है और ये भी जाना कि वो जेनिन क्लैन का हिस्सा नहीं बना, उसे खुशी मिली। उसी पल तोजी ने अपने आप को खत्म कर दिया ताकि और खून ना बहे। मगर जैसे ही मैगुमी एरिया से निकला, उस पर हुआ एक छुपा हुआ वार हारुता के द्वारा। हारुता माइटो की टीम का एक काफ़ी कावर्ड मेंबर, सिर्फ कमज़ोर लोगों से लड़ना पसंद करता है। पहले उस रात उसने कुगिसाकी और कुछ और छोटी कैरेक्टर्स पे हमला किया था, लेकिन एक ग्रेड वन जुजुत्सु सॉर्सरर के आते ही उसकी पिटाई हो गई। इस बार मैगुमी उसका पहला शिकार बना, लेकिन मैगुमी ने सोचा कि अगर मरना ही है तो हारुता को लेके मरूंगा। उसने माहोरागा समनिंग रिचुअल शुरू किया। माहोरागा वो इकलौता सिनिगामी है जो कभी किसी से टेम नहीं हुआ क्योंकि उसमें हर अटैक से अडेप्ट करने की शक्ति होती है। सिर्फ एक ऐसी टेक्निक जो उसने कभी ना देखी हो, वही इसे मार सकती है। रिचुअल शुरू होता है, हारुता भी उसमें फंस जाता है। तभी सुकना वहां पहुंचा, मगर तब तक
मेगुमी टेक्निकली मर चुका था, लेकिन महोरागा का रिचुअल खत्म नहीं हुआ था, इसलिए उसकी मौत डिले हो गई। जब तक महोरागा या हारुटा मर नहीं जाते, मेगुमी जिंदा था, एक तरीके से फ्रोजन टाइम में। सुकुना ने हारुटा को जिंदा रखा, मेगुमी को हील किया और खुद महोरागा को अपनी फ्लेम टेक्निक से एक ही बार में खत्म कर दिया। इस लड़ाई के बाद शिबुया का एक बड़ा हिस्सा सुकुना की डोमेन और फ्लेम्स के कारण तबाह हो चुका था। शायद 100 नहीं हजारों लोग मारे गए। उसके बाद सुकुना ने मेगुमी को उठाया और शोको के पास ले गया, जो इंजर्ड सॉर्सरर्स को हील कर रही थी। और रात के 11:14 पर यूजी वापस होश में आता है। उसने देखा कि उसके हाथों से क्या-क्या हुआ, लोगों की लाशें, बर्बादी, और वो उल्टी करने लगता है। लेकिन फिर भी उसने लड़ना छोड़ा नहीं, क्योंकि उसने सोचा अगर ये सब कुछ उसका पहला और आखिरी योगदान रहा, तो वो कुछ नहीं कर सही करेगा। यूजी को पता नहीं था कि 5 मिनट पहले 11:09 पर टोटो और क्योटो स्कूल शिबुया पहुंच चुके थे, गोजो को ढूंढने आए थे, लेकिन प्रिजन रेल्म वहां से गायब हो चुका था। मिशन अब गोजो को बचाने से बदल के दोस्तों की मदद बन गया। 10 मिनट बाद उनकी मुलाकात यूजी से हुई। तब तक यूजी इमोशनली कोलैप्स कर चुका था। नानामी को उसकी आंखों के सामने मारा गया, सिविलियंस को बुरा हाल हुआ और सबसे बुरा कुगिसाकी को माइटो ने खत्म कर दिया। इस सबसे यूजी टूट चुका था, लेकिन टोटो ने उसे उठाया। टोटो ने उसे याद दिलाया कि अभी सब खत्म नहीं हुआ और अपनी टेक्निक के थ्रू माइटो को कंफ्यूज किया, इतना कि यूजी ने ब्लैक फ्लैश का यूज करके उसका काम तमाम कर दिया। लड़ाई के दौरान टोटो ने अपना हाथ खो दिया, लेकिन फिर भी माइटो को लगता रहा कि टेक्निक अभी भी काम कर रही है। माइटो ने हर उम्मीद छोड़ दी थी। तभी फेक गैटो ने एंट्री ली। इस आदमी का मोटिव अलग था। उसका कहना था कि कस्ट एनर्जी का पोटेंशियल सॉर्सरर्स या कस्ट स्पिरिट से कहीं ज़्यादा है। एक सेंचुरी पहले नोरिटोशी कामो ने हाफ ह्यूमन हाफ कर्स बनाने का ट्राई किया, जैसे चोसो, लेकिन वो सब उसकी अपनी लिमिटेशन का नतीजा थे। अब उसने सोचा अगर मैं माहितो को एब्जॉर्ब कर लूं और दूसरे कर्सेस के साथ कंबाइन कर दूं, तो मैं कुछ ऐसा क्रिएट कर सकता हूं जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। ये था उसका मैक्सिमम टेक्निक, उजुमाकी। माइतो जैसा पावरफुल कर्स का एब्जॉर्ब करने से सोल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक टेम्पररली गैटो के पास आ गई और उसने सीधा निशाना बनाया मास्टर टेंजन के बैरियर्स। ये बैरियर्स 1500 साल से कर्सेस और सॉर्सरर्स के काम आते आए थे, छुपने, प्रोटेक्ट करने और एनर्जी फ्लो कंट्रोल करने के लिए। अब गैटो ने उन बैरियर्स को हैक कर दिया, और अब जो भी उस बैरियर के अंदर होगा, उसकी सोल माइटो की टेक्निक से अफेक्टेड होगी। फेक गैटो का असली प्लान अब धीरे धीरे सामने आने लगता है। पहले उसने दो तरह के नॉन सॉर्सरर्स को टारगेट किया। पहला टाइप था लोंग जैसे कि जूमे, ऐसे लोग जो कश टेक्निक के साथ पैदा हुए थे, लेकिन उनके पास ना तो सही बॉडी थी और ना ही दिमाग जिससे वो इन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकें। नोरिटोशी ने माइटो की तरह उनका दिमाग को वायर करके उन्हें असली सॉर्सरर्स में बदल दिया, बिल्कुल वही जैसे माहितो ने सीज़न 1 में किया था। दूसरा टाइप बिल्कुल अलग था। ये उन लोगों का ग्रुप था जिन्होंने ज़बरदस्ती कास्ड ऑब्जेक्ट्स को निगल लिया था। फेक गैटो ने ये रिवील किया कि पिछले 1000 सालों से वो छुप-छुप कर एंशिएंट सॉर्सरर्स से डील कर रहा था। जब ये सॉर्सरर्स मर गए तो उनकी आत्माएँ कास्ड ऑब्जेक्ट में सील कर दी गईं, बिल्कुल सुकुना के फिंगर की तरह। और अब वो उन ऑब्जेक्ट्स को इनोसेंट लोगों को खिला रहा है। उनमें से एक थी मेगुमी की स्टेप सिस्टर सुमिकी। लेकिन इतादोरी के अपोजिट सुमिकी का शरीर वेसल बनने के लायक नहीं था, तो नोरिटोशी ने माइटो की सोल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज़ किया, जिससे अब सुमिकी और उस जैसे और लोग भी इतादोरी जैसे हाफ ह्यूमन हाफ कर्स हाइब्रिड बन गए हैं। लेकिन ये सभी एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक और बड़ी प्लानिंग का हिस्सा थे, एक डेथ गेम। फेक गैटो ने कन्फर्म किया कि ये नए सॉर्सरर्स अब एक दूसरे से लड़ेंगे ताकि कस्ट एनर्जी को समझने का उनका लेवल बढ़े। उसने ये नहीं बताया कि लोगों को लड़ने पर मजबूर कैसे करेगा, लेकिन इसका संकेत ये था कि ये सब एक ह्यूमन इवोल्यूशन का ट्रिगर करने के लिए हो रहा है। उसके बाद फेक गैटो ने अपना स्पीच पूरा किया और फाइनली शिबुया से निकल गया, लेकिन जाते-जाते उसने 1 करोड़ से ज़्यादा कास्ड स्पिरिट्स छोड़ दिए। ये मूव जीनियस था। इससे उसने प्रिजन रेल्म ला ले जाने में कोई दिक्कत नहीं उठाई और दूसरी तरफ सॉर्सरर्स और सरकार का ध्यान सिविलियंस को बचाने में लग गया।
एनीमे में हम देखते हैं कि कुछ लो लेवल पॉलिटिशियंस कन्फ्यूज्ड हैं, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि टोक्यो में हो रहे इस मास कियोस्क का जवाब कैसे दिया जाए। इसी दौरान मिलियन ऑफ सिविलियंस इवैक्यूएट किए गए और सॉर्सरर्स का काम था उनकी रक्षा करना, साथ ही जितनी ज़्यादा कस्ट स्पिरिट हो सके उन्हें ख़त्म करना। इस बात को जस्टिफाई करने के लिए पहली बार कस्ट स्पिरिट्स के एग्जिस्टेंस को ऑफिशियली पब्लिक कर दिया गया, लेकिन सरकार ने पूरी सच्चाई नहीं बताई। इवैक्यूईज़ को ये कहानी सुनाई गई कि कष्ट सिर्फ टोक्यो में दिखते हैं, ताकि नेगेटिव इमोशन और कष्ट एनर्जी सिर्फ एक जगह अट्रैक्ट हो और पूरा देश सेफ रहे। नेचुरली टोक्यो के तबाह होने से जापान की इकोनॉमी भी गिर गई। मे ने अपने भाई की टेक्निक का यूज़ करके अपने सारे जापानीज एसेट्स बेच दिए और कंट्री छोड़ दी। वो लोग फेक गैटो के हाथों मरने से एक कदम दूर रह गए थे। अब बात करते हैं जुजुत्सु सोसाइटी के अंदर के रिएक्शन की। यहाँ के हायर अप्स ने 5 इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए। पहला, गैटो के जिंदा होने के कंफर्मेशन के बाद उसकी डेथ पेनल्टी को दोबारा लागू कर दिया गया। 2007 में उसे पहले ही डेथ पेनल्टी मिल चुकी थी, लेकिन गोजो ने उसे नहीं मारा और यूकी तो अपने हिसाब से चलती है, किसी की नहीं सुनती, इसलिए गैटो एक डेकेड तक फ्री घूमता रहा। दूसरा, गोजो को शिबुया इंसिडेंट का अकॉम्प्लिश डिक्लेयर कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि गोजो को जुजुत्सु सोसाइटी से निकाल दिया गया और अगर कोई उसे छुड़ाने की कोशिश करे तो वो भी क्रिमिनल होगा। ये बस एक राजनीतिक चाल थी, क्योंकि गोजो उन हायर अप्स की बात नहीं मानता था, अपने हिसाब से लोगों की मदद करता था। तीसरा, प्रिंसिपल यागा को भी डेथ सेंटेंस दिया गया। इस डिसीजन के पीछे लॉजिक था कि वो उन दोनों सॉर्सरर्स गोजो और गैटो का टीचर था, जिन्हें अब विलन्स के रूप में देखा जा रहा था। चौथा और पांचवा, गोजो के जाने के बाद यूजी इतादोरी को तुरंत एग्जीक्यूट करने का हुक्म दिया गया और ऊटा उसका एग्जीक्यूशनर होगा। अगर आपने जुजुत्सु काइसन मूवी देखी है तो आप ऊता को जानते ही होंगे। वो एक स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर है और जुजुत्सु काइसन ज़ीरो मूवी का प्रोटैगनिस्ट था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली कहानी तक पीस आउट।